यूपी में एक बार फिर सुनील बंसल की एंट्री हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और यूपी में लगातार 8 सालों तक संगठन मंत्री रहे सुनील बंसल आज लखनऊ आएंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एक बड़ी बैठक करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मिशन 80 का लक्ष्य रखा है। मतलब 80 में से 80 सीटें जीतने की रणनीति पर पार्टी काम कर रही है। सुनील बंसल को राष्ट्रीय स्तर पर हारी हुई सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश की बीजेपी की हारी हुई 14 सीटों के लोकसभा प्रभारी और विस्तारकों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें यह चर्चा होगी कि आखिर इन सीटों को कैसे जीता जाए। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में घायल गनर राघवेंद्र सिंह ने कल शाम पीजीआई में दम तोड़ दिया और इस हमले में उमेश पाल के साथ ही उनके एक गनर संदीप की मौत हो चुकी है। राघवेंद्र तीसरे व्यक्ति हैं जिनकी मौत हुई है। वो रायबरेली के रहने वाले थे। उनके पिता और बाबा भी पुलिस में थे और ड्यूटी के दौरान ही शहीद हुए थे। राघवेंद्र की 4 मई को शादी तय थी। पोस्टमार्टम हाउस पर राघवेंद्र के परिवारजनों के साथ ही पुलिस महकमे के तमाम अधिकारी नम आंखों के साथ मौजूद रहे और देर रात ही राघवेंद्र के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम किया गया। उनके पैतृक आवास पर आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। तो उनके पैतृक आवास पर आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम हाउस पर राघवेंद्र के तमाम परिजन, साथ ही साथ पुलिस महकमे के तमाम अधिकारी मौजूद थे। नम आंखों से उन्हें विदा किया जाएगा। साथ ही साथ वो वहां पर मौजूद थे। राघवेंद्र की 4 मई को शादी तय की गई थी। उमेश पाल हत्याकांड के साथ ही उनके गनर संदीप की भी मौत हुई थी। राघवेंद्र तीसरे व्यक्ति थे जो इस पूरे मामले में शहीद हो गए। आपको बता दें कि उनका इलाज लगातार जारी था, हालत नाजुक थी, जिसके बाद कल शाम पीजीआई में उन्होंने दम तोड़ दिया। आज उनके पैतृक आवास पर राजकीय सम्मान के साथ नम आंखों के साथ उन्हें विदा किया जाएगा। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस का 7वां दिन है। आज भी बुलडोजर अभियान लगातार जारी रहेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि नामजद शूटर गुड्डू मुस्लिम और गुलाम हसन की संपत्तियों पर बुलडोजर चल सकता है। और वैसे बाहुबली अतीक के करीबी नफीस अहमद का ईट ऑन बिरयानी सेंटर भी सरकारी अमले के निशाने पर है। जांच एजेंसियां अभी तक 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। कई लोगों को अब हिरासत में रखा गया है। हालांकि शूटआउट केस की गुत्थी अभी तक पुलिस सुलझा नहीं सकी है। 6 दिन का वक्त बीतने के बाद भी केस का वर्कआउट ना होना पुलिस के सामने बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो आज भी आरोपी के यहां पर बुलडोजर चलेगा। लगातार बुलडोजर कार्रवाई जारी है। अतीक के करीबियों पर यह बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। हालांकि 7वां दिन है, अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं, जिसके चलते ये पूरा केस का वर्कआउट पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। 7वां दिन है जब पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। हालांकि अतीक के करीबियों का सेंटर भी निशाने पर है। लगातार उनकी प्रॉपर्टीज पर भी बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। 6 दिन बीत चुके हैं, आज 7वां दिन है और अभी भी पुलिस के हाथ लगातार खाली। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तरफ से दाखिल की गई अर्जी पर भी आज प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में पुलिस को अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी है। संभावना है कि आज कोर्ट में सुनवाई होने से पहले पुलिस अतीक अहमद के दोनों छोटे बेटों की गिरफ्तारी दिखा सकती है। कल बुलडोजर चलाया गया है और वहां 2 गन और 2 तलवार के साथ ही बाहुबली अतीक के बेटे को भी 2 बर्थ सर्टिफिकेट मिलने के मामले में बाहुबली और उसके परिवार पर नया केस दर्ज हो सकता है। तो अतीक के 2 बेटों की गिरफ्तारी दिखा सकती है पुलिस। आपको बता दें कि गन बरामद की गई है, 2 बर्थ सर्टिफिकेट भी बरामद किए गए हैं, जिसके चलते बाहुबली और उसके परिवार पर अब नया केस दर्ज किया जा सकता है। हालांकि आज प्रयागराज की कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। जो अर्जी दाखिल की गई थी उसके चलते आज सुनवाई होनी है, लेकिन एक नया केस भी दर्ज किया जा सकता है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी ने सदन में कहा कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, जिसका असर अब देखने को भी मिलने लगा है। सुबह सुबह प्रयागराज के चकिया की तंग गली में अतीक अहमद के करीबी खालिद जफर के घर पर बुलडोजर गरजा।
एक्शन से पहले घर की कीमती सामानों को बाहर निकाल दिया गया था। इस दौरान जफर अहमद के घर से 2 विदेशी बंदूक और एक तलवार भी बरामद हुए। बताया जा रहा है कि इसी घर में अतीक का परिवार रहता था। जफर अहमद के घर को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जिस घर बुलडोजर गर्जा, उस घर का बिजली कनेक्शन शाइस्ता परवीन के नाम पर होने की जानकारी मिली है। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, उसके 2 बेटे और उनके भाई अशरफ को आरोपी बनाया गया है। इधर अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर्स की तलाश में लखनऊ के यूनिवर्सल क्रिसेंट अपार्टमेंट में एसटीएफ और पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। असद की खोजबीन में जुटी पुलिस को पता चला था कि शुक्रवार शाम उमेश पाल की हत्या के बाद रविवार को वो इसी क्रिसेंट अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 202 में आया था, जो उसके पिता अतीक अहमद के नाम पर है। असद के साथ 2 शूटर्स भी यहाँ पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि फ्लैट अतीक के नाम पर ही था और यहाँ से एसटीएफ को 2 लग्जरी कारें बरामद हुई हैं। कारें महानगर कोतवाली में खड़ी कर दी गई हैं। ये फ्लैट 202 नंबर का, वहां अतीक अहमद के बेटे रह रहे थे। जाहिर है जहां जहां साजिश के तार जुड़े हैं वहां वहां पुलिस ने दबिश तेज कर दी है। उमेश पाल शूटआउट मामले में माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी भेजी है और किराए के घर को गिराए जाने का आरोप लगाया है। शाइस्ता परवीन ने घर में फर्जी तरीके से हथियार रखने का भी आरोप लगाया और इसके साथ ही प्रयागराज से जुड़े यूपी के एक कैबिनेट मंत्री पर सियासी वजहों से साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। साथ ही सीएम और चीफ जस्टिस से मजिस्ट्रेट से जांच कराने की मांग की है। शाइस्ता का आरोप है कि पुलिस कैश और 7 लाख के गहने भी लेकर गई है साथ में। तो माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने एक चिट्ठी लिखी है सीएम योगी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को। यह चिट्ठी भेजी गई है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अब विकास दुबे मामले से जोड़ा जाने लगा है। एक बार फिर से गाड़ी पलटने की बात फिजाओं में तैरने लगी। जुलाई 2020 की यह तस्वीर आपको जरूर याद होगी, जब बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे को यूपी पुलिस उज्जैन से गिरफ्तार कर कानपुर ले जा रही थी। तभी रास्ते में पुलिस की गाड़ी पलट गई थी। पुलिस का दावा था कि गाड़ी पलटते ही विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और पुलिस दल पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया था। अब एक बार फिर से गाड़ी पलटने की चर्चा सियासी हलकों में है। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि उमेश पाल के हथियारों की गाड़ी अगर पलट जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। इनको दर्द नहीं होता है तो मुझे भी इन अपराधियों से कोई सिंपैथी किसी प्रकार की नहीं है। कल इनकी गाड़ी पलटती हो तो आज पलट जाए, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। यूपी के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने भी साफ तौर पर कहा कि अपराधियों के पकड़ में आने के बाद हाय तौबा न मचाएं, नहीं तो गाड़ी पलट भी सकती है। अगर कहीं पकड़ने के बाद ये लोग गाड़ी में बैठते हैं तो हाय तौबा ना करें, नहीं तो ड्राइवर असंतुलित होकर गाड़ी पलट सकती है। इतनी बात कही है। वहीं प्रयाग कांड के बाद पुलिस एक्शन पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई जरूरी है। फिर भी अगर कोई घटना इस प्रकार की होती है तो वहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ में हमारा पुलिस प्रशासन काम करता है। जाहिर है उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी सरकार पूरे एक्शन में है। अपराधियों पर कार्रवाई करने में सरकार भले ही सतर्क दिख रही हो, लेकिन विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है और नेता प्रतिपक्ष ने बजट सत्र के दौरान सदन में इस मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल किया तो सपा विधायकों ने भी पुरजोर तरीके से ये मांग उठा दी। समाजवादी पार्टी ने सरकार से टॉप 100 अपराधी और माफियाओं की लिस्ट जारी करने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई है। सपा विधायकों ने सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर सरकार को टॉप माफियाओं की सूची जारी करने में आखिर दिक्कत क्या रही है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने टॉप 10 माफिया की सूची जारी न करने पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सरकार की हनक इसीलिए गायब हो गई है क्योंकि एक तरफा सरकार कार्रवाई कर रही है, एक वर्ग जाति विशेष के लोगों के साथ वो कार्रवाई कर रही है और एक जाति वर्ग विशेष पर बड़ी मेहरबान है। तो सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सीधे भाजपा सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में इस प्रदेश में बड़े बड़े माफिया घूम रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी टॉप 10 की सूची नहीं दे रही। 28 फरवरी को सदन में बोलते हुए नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने सरकार से टॉप 10 और टॉप 100 माफियाओं की सूची उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही सरकार से सूची जारी करने से पीछे हटने के आरोप भी लगाए। देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी की माफिया की लिस्ट जारी करने की मांग पर सरकार क्या जवाब देती है। क्या टॉप 10 माफिया की सूची जारी की जाएगी? और चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुचर्चित हाथरस बेटिया कांड में आज कोर्ट फैसला सुना सकती है। इसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दरअसल 14 सितंबर 2020 को हाथरस के गांव में युवती के साथ दरिंदगी हुई थी और उसे जान से मारने की कोशिश हुई थी। इलाज के दौरान युवती ने 29 सितंबर 2020 को अपना दम तोड़ दिया था और इस मामले के गांव के चारों आरोपी
युवक अलीगढ़ जेल में है। सीबीआई ने मामले की जांच कर चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। चार्जशीट पर हाथरस जिला न्यायालय में सुनवाई चल रही है और केस में आज फैसले की तारीख मुकर्रर है। तो आज फैसले का इंतजार रहेगा। हाथरस में रेप और मर्डर का ये जो पूरा मामला था, इस पर आज कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। सभी की निगाहें इस पूरे फैसले पर टिकी हुई हैं। और बरेली में आदमखोर कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। यहाँ कुत्तों ने हमला कर 2 साल की बच्ची को मार डाला है। बच्ची को 150 से ज्यादा जगह पर काटा गया है। घटना उस वक्त हुई जब मासूम घर से बाहर खेल रही थी। उस पर 10 से ज्यादा कुत्तों ने हमला बोल दिया। घटना बरेली के बंडिया गांव की है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। तो ये 2 साल की बच्ची थी, घर से बाहर खेलने गई थी और उसी वक्त आदमखोर कुत्तों ने उस पर हमला बोल दिया। 150 से ज्यादा जगहों पर मासूम को उन्होंने काट दिया। अभी पता चला हमें संज्ञान में आएगी सिविलियन क्षेत्र में कुत्तों के आतंक से हमारे बच्ची को मार दिया। तो इसमें हम अपनी टीम भेजेंगे वहाँ। जो भी आवारा कुत्ते हैं वहाँ उनको पहले पकड़ा जाएगा। अपने सेंटर में हम उनको लाएंगे। अगर कुछ ऐसे लक्षण आता है रेबीज या उसके, तो उसका उसी हिसाब से जो भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो रसोई गैस के बड़े दामों के विरोध में आज लखनऊ में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस मुख्यालय विधानसभा भवन तक पैदल मार्च करेंगे। केंद्र सरकार ने एक बार फिर घरेलू रसोई गैस के दामों में 50% बढ़ोतरी की है, जिसका विपक्षी पार्टियां विरोध करने में लगी हुई हैं। तो लखनऊ में कांग्रेस आज प्रदर्शन करने वाली है। महंगी गैस रसोई को लेकर यह प्रदर्शन होने वाला है। कांग्रेस ऑफिस से विधानसभा तक ये पैदल मार्च किया जाएगा। तो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर सियासत शुरू हो गई है। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने गैस के दाम और महंगे बिजली को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही कहा कि होली और दिवाली में 2 सिलेंडर की जगह सरकार को 6 सिलेंडर तक कर देने चाहिए। तो बसपा विधायक उमाशंकर ने निशाना साधा है। गैस के दाम और महंगी बिजली को लेकर तंज कसा है। होली और दिवाली में 6 सिलेंडर दे सरकार। पिछले साल इन्होंने 22-23 के बजट में तो सिलेंडर के लिए बजट रखा था, लेकिन दिवाली में सिलेंडर तो दिया नहीं गया। तो उधर से आया जवाब कि नहीं इस बार हम दे रहे हैं। मैंने आग्रह किया कम से कम होली में दे दीजिए। तो मान लीजिए होली में जो सिलेंडर इनको देना है उससे पहले ही उतने का जितना का सिलेंडर देंगे उससे अधिक उसकी प्राइस बढ़ा दिए। तो एक तरफ से घुमा फिरा करके कान को चाहे इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए। तो ये लोगों को इसकी चिंता नहीं है कि कैसे हम महंगाई कंट्रोल करें। अगर मुफ्त का सिलेंडर दे रहे हैं तो फिर या तो फिर और इसकी संख्या बढ़ाइए। आप महंगाई कितना भी कर लीजिए, जो लोग सक्षम होंगे उसको खरीद लेंगे। लेकिन गरीब के लिए जो आपने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत इतना कनेक्शन दिया है, तो उनके लिए तो कम से कम आप जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है साल में 6 सिलेंडर तो उनको दिया करिए। कम से कम जो 2 आप देने की बात कर रहे हैं केवल होली और दिवाली पे, इसको बढ़ा के 6 करिए। उधर सपा विधायक और मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने भी गैस के बड़े दाम और महंगाई को लेकर सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। मनोज पांडे से बात की संवाददाता शैलेश अरोड़ा। हमारे साथ में सपा विधायक और मुख्य सचेतक मनोज पांडे जी हैं। सर, घरेलू गैस सिलेंडर एक आम आदमी की बेसिक नीड है। सवाल ये नहीं गरीब जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। कल ही महंगाई के इस मुद्दे पर हमने विधानसभा में नियम 56 पर बोला। 440 का बिकने वाला सिलेंडर 1055 रुपये का तो बिक रहा था। और आज जब कल महंगाई के मुद्दे पर इतनी मजबूती से विधानसभा में हम लोगों ने इस बात को उठाया और आज सिलेंडर का रेट इतना बढ़ गया, तो ये गरीब और आम आदमी की पकड़ से बाहर आ गया। और जिस उज्ज्वला योजना की हम बात कर रहे थे, मैं कह सकता हूँ गरीब लोग फिर लकड़ी से खाना बनाने को मजबूर हो गए हैं। आप गाँव में चले जाइए, हाथ उठवा के देख लीजिए, मेरी बात का विश्वास मत करिए, लोगों के घरों में सिलेंडर खाली रखे हैं। और यही नहीं, अरहर की दाल कितने में बिक रही है, मूंग की दाल कितने में बिक रही है, आटा कितने में बिक रहा है, आलू का क्या रेट है, और सरिया कितने में है, मोरम कितने में है, बजरी कितने में है, गिट्टी कितने में है। आम दिनचर्या में काम आने वाली चीज़ों में लगभग 30 से 40% की वृद्धि है इन 3-4 वर्षों में। अगर व्यक्ति की औसत आय आप देखें, एक गरीब मध्यम श्रेणी के व्यक्ति के, तो 12 से 14 हज़ार रुपये। तो ये थे हमारे साथ में सपा विधायक मनोज पांडे। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। डीपीआरओ नमिता शरण को निलंबित किया गया है। कानपुर में तैनाती के दौरान वित्तीय गड़बड़ी का आरोप उन पर लगा है। अपर मुख्य सचिव ने नमिता पर केस दर्ज करने के लिए आदेश भी पारित किया है। 2021 से 22 में सरकारी धन के खर्च में हुई अनियमितता में ये पूरी कार्रवाई की गई है। बगैर काम कराए
3 करोड़ 72 लाख का भुगतान करने का आरोप लगा है। साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव ने नमिता पर केस भी दर्ज करवाने का आरोप लगाया है। 2021 से 22 में सरकारी धन के खर्च में हुई अनियमितता के चलते पूरी कार्रवाई की गई। और खबर उन्नाव से है। होली से पहले आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का अभियान चलाया गया है। आपको बता दें, मोरावा थाना क्षेत्र से 150 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और इसके अलावा 3 भट्टियों के साथ ही 500 किलोग्राम महुआ लहन को भी मौके पर नष्ट किया गया है। तो मोरावा थाना क्षेत्र में पूरी कार्रवाई की गई है। 150 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। और खबर कानपुर से है। ट्रक ने रोडवेज बस को टक्कर मार दी है। टक्कर के बाद रोडवेज बस मकान और दुकान में घुस गई है। हादसे में बस का ड्राइवर गंभीर रूप से झुलसा है। आपको बता दें, कानपुर के चकेरी चुंगी के पास ये पूरा हादसा हुआ है। तो ट्रक ने रोडवेज बस को टक्कर मार दी है। उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। चकेरी चुंगी के पास ये पूरा हादसा हुआ। बस का ड्राइवर गंभीर रूप से झुलस गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वही बस है जिसने ये पूरी टक्कर मारी। रुड़की से अगली खबर है। एसआईटी ने पेपर लीक कांड में फरार आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और फरार चल रहे पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। आरोपी संजय धारीवाल के घर पर कुर्की के लिए नोटिस चस्पा कर दिया गया है, चिपका दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने ढोल बजवाकर गांव में मुनादी भी करवाई है। तो फरार चल रहे पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। और पेपर लीक मामले पर हो रहे बवाल के बीच धामी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। धामी सरकार ने पेपर लीक और भर्ती घोटाले की जांच हाईकोर्ट के जज से कराने का फैसला लिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के जज को पत्र भी लिखा है। सीएम का कहना है कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वालों को उनके मन में, हमारे भाई बहनों के मन में, छात्र छात्राओं के मन में किसी प्रकार का कोई संदेह न रहे, इसलिए जहां नकल अध्यादेश, नकल कानून हम लेकर आए, नकल कानून हमने लागू कर दिया है, वहीं जो भर्तियों में हुए घोटाले हैं उनकी जांच के लिए भी माननीय उच्च न्यायालय से हमने अनुरोध कर लिया है, अपना पत्र उनको भेज दिया है कि आप इसकी जांच माननीय न्यायालय से, हाईकोर्ट के जज से करवाने का अनुरोध हमने किया है। और खबर उत्तरकाशी से है। यहाँ सुरंग निर्माण के दौरान कई मजदूरों की जान बाल बाल बची है। दरअसल सुरंग की अचानक मलबा गिरने से ये पूरा हादसा होते होते टला है। हादसे के समय कई मजदूर मौके पर काम कर रहे थे। गनीमत रही कि किसी मजदूर को नुकसान नहीं पहुंचा, मगर मजदूरों के जहन से उस हादसे की दहशत अब तक कायम है। जरा सोचिए, अगर ये मलबा इन मजदूरों के ऊपर गिर जाता तो क्या होता। मजदूर काम में लगे थे, तभी सुरंग गिर जाती है। ये वीडियो यमुनोत्री हाईवे और पोल गांव के बीच बन रही सुरंग की है। मजदूर अपने में जुटे हुए थे, मगर तभी सुरंग से अचानक लैंडस्लाइड होता है और कई टन मलबा नीचे आ गिरता है। मौके पर मौजूद मजदूर इधर उधर भागने लगते हैं। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मजदूरों की जान बाल बाल बची। इस पूरी वीडियो को एक बार फिर से ध्यान से देखिए। सुरंग के बाहर कुछ मजदूर क्रेन पर खड़े नजर आ रहे हैं। तभी सुरंग के ऊपर से मलबा गिरने लगता है। मजदूर जोर जोर से चिल्लाकर एक दूसरे को आगाह कर देते हैं, जिससे बाकी मजदूर समय रहते पीछे की तरफ हट जाते हैं। गनीमत रही कि कोई मजदूर इसकी चपेट में नहीं आया, वरना जान बचने की कोई संभावना नहीं थी। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्बीर बिष्ट की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम धामी भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की तरफ से करवाई गई आभार रैली में शामिल हुए।
नामी सरकार नकल विरोधी कानून लेकर आई है। इसी को लेकर युवा जगह जगह सीएम के लिए फैसले को लेकर आभार रैली आयोजित कर रहे हैं। सारी परीक्षाएं नकल विहीन होंगी, पारदर्शिता के साथ होंगी, क्योंकि नकल अध्यादेश अब यहाँ पर लागू हो गया है और हमारे छात्रों में, छात्राओं में, नौजवानों में एक उत्साह का वातावरण है। पूरे प्रदेश के अंदर हम जहाँ भी जा रहे हैं, लोग नकल विरोधी कानून का समर्थन कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।